नमस्कार दोस्तों। इससे पहले एक वीडियो आप सभी ने मुझे देखा, कुछ लोगों ने मुझे लाइक किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल कर मेरे वीडियो को इतना समय दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम प्रारंभ से ही रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक को हम पढ़ेंगे। आज मैं रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक में प्रथम संस्करण का वक्तव्य प्रारंभ करने जा रही हूँ। शुक्ल जी की पुस्तक के जो प्रारंभ के कुछ पृष्ठ हैं, उनमें से बहुत से प्रश्न मैंने देखे हैं जो परीक्षाओं में आए हैं। मैंने स्वयं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा और व्याख्याता की परीक्षा दी है और मैंने देखा है कि प्रारंभ के कुछ पृष्ठों में इतने प्रश्न बने हैं और हर बार परीक्षा में आए हैं। तो हम एक भी पृष्ठ को बेकार मानते हुए नहीं छोड़ेंगे। हम हर एक पृष्ठ से प्रश्नों का निर्माण करेंगे और प्रश्नों को कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक हम इन्हें संग्रह कर सकें। प्रथम संस्करण का वक्तव्य। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। अब हमसे अगर यह पूछा जाए कि शुक्ल जी ने किसे एक वृत्त संग्रह किसे कहा, तो शिव सिंह सेंगर की पुस्तक को वृत्त संग्रह कहा, तथा एक बड़ा वृत्त संग्रह तो ग्रियर्सन जी की मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को कवि वृत्त संग्रह कहा, जो 1879 में लिखी गई। काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ से ही इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों व लोगों के घरों में अज्ञात रूप में पड़ी हुई है। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम अपने हाथ में लिया और 1911 तक की खोज की अपनी 8 रिपोर्ट में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। यानी 1900 से 1911 11 वर्ष तक उन्होंने इन खोज की तथा 8 रिपोर्टों के अंदर सैकड़ों कवियों का पता लगाया। 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधु जी ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसे वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है, 3 भागों में प्रकाशित किया गया। अब यह भी प्रश्न एक हो जाता है कि किसे कवि ने बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है, तो मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा गया है, जो 3 भागों में प्रकाशित हुआ। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही है, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसे निर्दिष्ट सरणियों का उद्भावन नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रबुद्ध सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गूंथी हुई उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्याय में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। कहने का तात्पर्य यह है, शुक्ल जी इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि हिंदी के साहित्य की जो पुस्तकें थी, जो 7 से 8
100 वर्षों से लिखी जा रही थी और विभिन्न जगहों पर पड़ी हुई थी। बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार किताबें जो लेखकों के द्वारा लिखी गई थी वो अलग अलग जगह पड़ी थी, लेकिन उनको संकलित कर कर उनको एक जगह रख कर और उस साहित्य का इतिहास से प्रारंभ करके अभी तक की सभी रचनाओं को विभक्त नहीं किया गया था। यह शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं कि उन्हें विभक्त करके उनको अच्छे से व्यवस्थित नहीं किया गया था। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या है क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। जो मिश्र बंधु जी ने बड़ा भारी व्रत संग्रह बनाया था, उसमें उन्होंने केवल आदिकाल की पुस्तकें, मध्यकाल की और आधुनिक काल की पुस्तकें इस तरह से बांटकर और सभी पुस्तकों को एक समय के अनुसार रख दिया था। शुक्ल जी इसे ठीक नहीं मानते। वे कहते हैं कि हमें यह पहले पता होना चाहिए कि इन पुस्तकों की प्रवृत्ति कैसी है, ये पुस्तकें कैसी हैं, इनमें क्या दिखाया है, उसके पश्चात हम उसे विभागों में बांट सकते हैं। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट्स तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जन समूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की विभिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा तैयार किया गया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी शब्द सागर जो पत्रिका थी, उसकी भूमिका में भाषा और साहित्य के विकास और के बारे में शुक्ल जी को लिखना था। इसीलिए उन्होंने एक नियत समय में इस इतिहास को लिखकर फटाफट पूरा किया। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री में ज़रूरत समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी नहीं हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर इस कार्य को मैंने पूरा किया। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है, उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई दी, वह एक अलग काल माना गया और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले ले, वह परिमाणों में प्रथम के बराबर ना होगी। यह नहीं कि सब ढंग की रचनाओं को मिलाकर भी उसके बराबर ना होगी। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे वीर गाथा काल है, तो वीर गाथा काल में वीर काव्य जो हैं वो इतने अधिक थे कि बाकी सभी प्रकार की प्रवृत्ति की रचनाओं को मिलाकर भी उनकी संख्या अधिक होती थी, इसीलिए उसे वीर गाथा काल दिया गया। जैसे कि काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती है। जो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं, उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की पुस्तकें मिलकर 20 है, परंतु प्रथम ढंग की पुस्तक 10 है। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। हम अपने जब नोट्स बनाते हैं उसमें यह अवश्य लिखते हैं कि शुक्ल जी का वो काल विभाग था, वो 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो है रचना की प्रचुरता और दूसरा है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी। चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें इधर उधर कोने में मिल जाया करेगी, प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों को ध्यान में रखकर ही काल विभागों का नामांकन किया गया है।
फिर से एक बार देख लेंगे। शुक्ल जी ने इसमें बताया है कि उन्होंने जो हिंदी साहित्य का काल विभाग किया है उसके दो उन्होंने आधार लिए हैं। एक तो है रचनाओं की प्रचुरता, या जिस परिमाण रचनाओं का परिमाण आप मान सकते हैं कि जो रचना अधिक है, और दूसरा है ग्रंथों की प्रसिद्धि। जैसे आगे उदाहरण देते हैं। आदि काल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती है, अपभ्रंश की और देश भाषा की। अपभ्रंश की पुस्तकों में तो जैन धर्म के तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं, और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। शुक्ल जी यह मानते हैं कि जैन के जो धर्म तत्व निरूपण संबंधी साहित्य थे वो साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं, वे केवल उपदेश की कोटि में आते हैं। लेकिन उनको दिखाया गया है हिंदी साहित्य के विभाजन में यह दिखाने के लिए कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था, अपभ्रंश भाषा कब से हिंदी साहित्य के अंदर कार्यरत थी। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न विषय पर फुटकल धोए हैं। उनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 है। यह हम अपभ्रंश काल जो उन्होंने कहा है कि आदि काल में या वीर गाथा काल में 2 तरह की पुस्तकें मिली, एक अपभ्रंश काल की और दूसरी देश काल की। तो अपभ्रंश काल में वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें थी, लेकिन हम उनको उस काल की प्रवृत्ति के हिसाब से वो निर्धारित नहीं की जा सकती। इसीलिए हम केवल अपभ्रंश काल की केवल 4 पुस्तकों को शुक्ल जी ने अपने काल विभाग में लिया। पहली है विजयपाल रासो, दूसरी है हमीर रासो, तीसरी है कीर्तिलता और चौथी है कीर्ति पताका। यह 4 पुस्तकें अपभ्रंश काल में ली गई, और इसके अतिरिक्त देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें उन्होंने ली। देश भाषा काव्य जो मिली जुली वहाँ की जनता की बोली थी उसे देश भाषा काव्य कहा गया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चयंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। इस प्रकार इन 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्ष्य निरूपण और नामकरण हो सकता है। इसमें से अंतिम 2 तथा बीसल देव रासों को छोड़कर बाकी सब वीर गाथात्मक ही है। खुसरो की पहेली हम जानते हैं, अमीर खुसरो की पहेलियाँ हैं। विद्यापति पदावली दोहों में, और यह जयानक के गीत गोविंद से प्रभावित कृति है। और इसके अलावा बीसल देव रासो है वो श्रृंगार काल की रचना है। इसके अतिरिक्त जितनी भी रचनाएं हैं वो वीर गाथा काल है। इसीलिए शुक्ल जी ने इसका नाम वीर गाथा काल रखने का सुझाव दिया। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दे दी। मिश्र बंधु जी ने कहा कि इन पुस्तकों में आदिकाल के अंदर जो भगवत गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमाल, सम्मतसार, पतली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी, रेवतगिरी रासा, नेमिनाथ चौपई, उपदेश माला, ऐसी रचनाएं भी आदिकाल में ही है। इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, यानी भगवत गीता तो पीछे की रचना है। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्ण का द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या बेसवाड़ी समझते हैं। जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्गृत पदों को संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुस्तक के संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफ़ी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना। यह पंक्तियाँ मेरे हिसाब से कभी परीक्षा में नहीं आई है, इतनी विशेष मुझे यह नहीं लगी।
अब रही शेष 9 पुस्तकें। उनमें नंबर 2, 7, 9, 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण और साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। नंबर 6 योग की पुस्तक। जो पुस्तकें मिश्र बंधु जी ने बताई कि यह भी आदिकाल से संबंधित पुस्तकें हैं और इन्हें भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, उनके बारे में शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो एक पुस्तक है वह तो बहुत पुराने समय की मानी जा सकती है, उसे वीर गाथा काल में नहीं रख सकते। शेष रही 9 पुस्तकें, उसमें से 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। 2 नंबर है वृद्ध नवकार, जम्बू स्वामी, नेमई नाथ और उपदेश माला। ये 4 पुस्तकें जैन धर्म के तत्व निरूपण के लिए आती है, इसीलिए इनको हम साहित्य की कोटि में नहीं रख सकते। नंबर 3 और 4। नंबर 3 है वर्तमान और संवत्सर। ये दोनों शुक्ल जी के अनुसार केवल नोटिस मात्र है, इनमें साहित्य का कुछ विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्य पुस्तक बची है जो वर्णनात्मक है। एक में नंद के जोनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रेवत पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता है। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो मेरे नामांकन में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई लेखक कवि कुछ नया करता है, कुछ नया लिखता है, तो यह विदित है कि उसकी आलोचना भी होती है और उसकी प्रशंसा भी होती है और समालोचना जिसे हम कह सकते हैं वो उस अन्य कवियों के द्वारा की जाती है। तो शुक्ल जी ने जो काल विभाग किया उस पर मिश्र बंधु जी ने अपनी ये कहा कि ये 10 पुस्तकें भी आदिकाल में थी, इन्हें आपने शामिल क्यों नहीं किया। तो उन्होंने शुक्ल जी ने इसका जवाब जो है वो दिया है। एक ही काल, एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई है, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई है। फिर प्रत्येक धारा की 2 शाखाएं स्पष्ट रूप से निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी और प्रेम मार्ग की और सगुण धारा की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है, उनको एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी प्रकार से प्रदर्शित की गई है। रीति काल के भीतर रीतिबद्ध की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। शुक्ल जी कहते हैं रीति काल में जो रीतिबद्ध की जो परंपरा चल रही है वहाँ मुझे कोई उसको अलग अलग मुझे उसके भाग करने का कोई भी आधार नहीं मिला है। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद नहीं है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना सही विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण ना बताए जाए हम किसी तरह से विभाग नहीं कर सकते। तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी चीज़ को के विभाग करने हैं कि भाग करने हैं तो हमें उन दोनों में पहले स्पष्ट रूप से अंतर बताना होगा। अगर हम उनके अंतर नहीं बता सकते तो हम उसके अंदर हम विभाग नहीं कर सकते। इस प्रकार शुक्ल जी को रीति काल में ऐसा कोई अंतर, स्पष्ट अंतर नजर नहीं आया। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सभी कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे कोई आधार नहीं मिला है। रीति काल के संबंध में 2 बातें और कहनी है, इसे आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कुछ लाइन्स, कुछ पंक्तियाँ ऐसी की ऐसी उठाकर परीक्षा में पूछ ली जाती है और पूछा जाता है कि यह किसके द्वारा कहा गया है, और उस समय हम बहुत ही
असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र जी और राम कुमार वर्मा ऐसे नाम को देखकर हम बहुत असमंजस में हो जाते हैं कि किस प्रकार। तो हमने अगर शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ी होगी तो हम जान पाएंगे कि ये शुक्ल जी की ही बात कह रहे हैं। रीति काल के संबंध में दो बातें और कहनी है। इस काल के कवि के परिचयात्मक व्रतों की छानबीन में मैं अधिक प्रवृत्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये, इसे आप अवश्य याद रखें कि शुक्ल जी ने कहा है कि रीति काल में कवियों के बारे में मैंने कोई भी छानबीन नहीं की, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल एक ढांचा खड़ा करना था, साहित्य के इतिहास का ढांचा खड़ा करना था, ना कि मुझे कवियों का कोई वर्णन करना था या कवियों की मतलब रीत बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास। आदिकाल भक्ति काल के बारे में करने के बाद में रीति काल में वो कह रहे हैं कि मैंने केवल ढांचा ही खड़ा किया, कवियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ली। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बिंदु विनोद से लिए हैं। दो बार यह प्रश्न जो है परीक्षा में आ चुका है कि यह पंक्ति किसके द्वारा की गई है, कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बिंदु विनोद से लिए हैं। तो यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कही गई है। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर, दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरण। ये 4 नाम हैं जिनमें मिश्र बंधु से इनके नाम तो उठाए गए, लेकिन इनके विवरण में कुछ परिवर्तन शुक्ल के जी के द्वारा किए गए हैं। कौन कौन है फिर से देख लीजिए आप। ठाकुर, दीन दयाल, राम सहाय और रसिक गोविंद। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की कोई मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो इसमें मेरी कोई उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए या जितने ग्रंथों के नाम दिए उतने ही जरूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। रीति काल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार परीक्षा में आती है, इसे भी आप जरूर कंठस्थ कर लें कि रीति काल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं, जो छोटे विचार प्रकट किए हैं, वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। केवल उनका मतलब उनका कवि कीर्तन करना कवि का उद्देश्य नहीं है, केवल उनकी विशेषताएं बताना कवि का उद्देश्य है। इसीलिए उन्होंने कहा है वे केवल दिग्दर्शन मात्र है। साहित्य की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा सा विस्तार लिखना पड़ा है, पर वह भी विशेष प्रवृत्तियों का निर्धारण किया गया है। यह आवश्यक है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियां तो मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। अब जो अगली पंक्ति है जिसे मैं बोलने जा रही हूँ वह भी आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार आई है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। यह किसके द्वारा कहा गया है? रामचंद्र जी शुक्ल के द्वारा। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरे विचार से इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपताओं का विकास हुआ है उसको आरंभ तक लाकर उसमें आगे क्या प्रवृत्ति का सामान्य व संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देना था, क्योंकि वर्तमान लेखक और कवियों के संबंध में लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। आप अवश्य समझ ही गए होंगे शुक्ल जी ये कहना चाहते हैं कि यदि मैं वर्तमान कवियों के या लेखकों के बारे में कुछ लिखूं तो बहुत अधिक परेशानी मुझे हो सकती है। इस कारण उन्होंने बहुत ही कम वर्तमान
लोगों के बारे में लिखा अवश्य और बहुत कम, पर जी न माना। वर्तमान सहयोगी तथा उनके अमूल्य कृतियों का उल्लेख थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते मैंने कर ही दिया। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न व प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी से भूल से छूट गए होंगे, इसके लिए तथा उससे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभव से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक बड़ी जल्दी में तैयार करनी पड़ी, इससे इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वह पूरा नहीं हो सकता। कवि और लेखकों के नाम उल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है। इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इसे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षण व प्रवृत्तियों की वर्णन की और अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास नाम से 1929 के जनवरी माह में निकल चुका है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, और आप ध्यान दीजिए इस बात का कि रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है। यह कौन सी पत्रिका? हिंदी शब्द सागर की जो पुस्तक थी या पत्रिका थी, उसमें भूमिका के रूप में लिखा गया था, और इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं होकर हिंदी साहित्य का विकास था, जो 1929 के जनवरी माह में निकला था। यह अलग पुस्तकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई है, विशेषतः आदि और अंत में। आदि काल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई है, क्योंकि वे सदा भाषा काव्य के अंतर्गत से ही मानी जाती रही है। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में है। कुमारपाल चरित और हमीर रासो जो सारंगधर ने लिखी है। हमीर रासो का कोई मूल पुस्तक हमें प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते हमीर के युद्धों का वर्णन या कुछ ओजस्वी पद्य व छंद मुझे मिले, तो मुझे निश्चय हो गया कि यह सारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासो के ही पद है। हमीर रासो पुस्तक शुक्ल जी को प्राप्त नहीं हुई थी, पर हमीर रासो पुस्तक के कुछ छंद या पद इन्हें कहाँ से प्राप्त हुए थे? प्राकृत पिंगल सूत्र नामक के पन्नों में इनके कुछ पद और छंद मिल गए थे। इसी से इन्होंने निश्चय किया कि यह अवश्य ही सारंगधर के हमीर रासो के हैं। तो यह प्रश्न भी बन सकता है कि हमीर रासो का पता उन्हें कहाँ से चला था? तो प्राकृत पिंगल सूत्र ऐसी एक पुस्तक है जिसमें विभिन्न कवियों के विभिन्न दोहे या उनकी कुछ बातें लिखी गई है। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, क्योंकि जिनमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठाक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वह धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हो सके। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कवि व्रत संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीति काल के कवि का परिचय लिखने में मैंने उक्त ग्रंथ से विवरण लिए हैं, अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को मैं बहुत धन्यवाद देना जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल पर उलटनी पड़ी। राय बाबू साहब, श्याम सुंदर दास BA की हिंदी कोविद रत्नमाला, ध्यान दीजिए ये बहुत ही आवश्यक कुछ पंक्तियां हैं कि शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास को लिखने के लिए किन पुस्तकों से मदद प्राप्त की। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास BA की हिंदी कोविद रत्नमाला, पुस्तक का नाम याद रखिए, हिंदी कोविद रत्नमाला, और किसकी है? बाबू श्याम सुंदर दास की। पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी जो राम नरेश त्रिपाठी जी की है, और ब्रज माधुरी सार जो वियोगी हरि जी से है, से भी बहुत अधिक सामग्री मिली। मतलब क्या हो गया कि मिश्र बंधु विनोद
हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी और ब्रज माधुरी सार से शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में मदद प्राप्त की। अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए। पर ना आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है और ना ही हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आजकल एक बदमाशी समझा जाता है। इस कार्य में मुझसे जो भूल हुई, उनके सुधार की, जो त्रुटियाँ रह गई उनकी पूर्ति की, और जो अपराध बन पड़े उनको क्षमा की पूरी आशा करके ही मैं इसका संतोषप्रद लाभ उठा सकता हूँ। ये शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक से पहले कुछ वक्तव्य कहे हैं और आप मानेंगे नहीं कि इन्हीं वक्तव्य, केवल इन 3-4 आगे के पेज के वक्तव्य से ही बहुत से प्रश्न आ जाते हैं, जबकि हम उन्हें शुरू में पढ़ते ही नहीं हैं, बल्कि मूल पुस्तक से शुरू करते हैं। लेकिन इसमें इतने इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, प्रश्न बनते हैं, कई बार मैंने पुस्तकों में देखा है। जैसे पहला प्रश्न है कि किसे शुक्ल जी ने एक व्रत संग्रह कहा, तो शिव सिंह सेंगर की पुस्तक को। दूसरा है एक बड़ा कवि व्रत संग्रह किसे कहा, तो ग्रियर्सन जी की मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का। और बड़ा भारी व्रत संग्रह किसे कहा, तो मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी व्रत संग्रह कहा। यह पहला प्रश्न जो पहले पेज से ही उठ कर आ जाता है। फिर उसके पश्चात है कि दूसरा प्रश्न यह आता है कि शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया, तो उन्होंने कौन कौन सी प्रवृत्तियों को, उन्होंने उसका आधार क्या रखा, यह भी प्रश्न आता है। तो आप कहेंगे उनका आधार है रचनाओं के परिमाण की, रचनाओं की संख्या कह सकते हैं, या रचनाओं का परिमाण और ग्रंथों की प्रसिद्धि। यह 2 कारण उन्होंने लिए इसका नाम रखने के लिए। इसके पश्चात आ जाता है कि शुक्ल जी के वीर गाथा काल में कौन सी 2 प्रकार की रचनाएं मिलती है, तो अपभ्रंश और देश भाषा की अलग अलग प्रकार की रचनाएं शुक्ल जी के वीर गाथा काल से हमें प्राप्त होती है। और 12 पुस्तकों के आधार पर उन्होंने इसे वीर गाथा काल कहा। इन 12 पुस्तकों के नाम भी आपको याद करने होंगे, जिसमें से 4 अपभ्रंश काल की और अन्य 8 जो हैं वो वीर गाथा काल की पुस्तकें हैं। आप इन्हें याद रखेंगे। फिर इसके पश्चात आपको मैंने यह बताया है कि कुछ पंक्तियाँ, इन्हें आप लिख लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। एक तो यह है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बिंदु विनोद से ही लिए हैं। यह किसने कहा है, रामचंद्र जी शुक्ल ने। रीतिकाल या किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वो दिग्दर्शन मात्र हैं। यह भी शुक्ल जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। और ये वो प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आ चुके हैं, मैं उनके बारे में आपसे बात कर रही हूँ। फिर है हमीर रासों का पता नहीं चलता, बल्कि प्राकृत पेंगल सूत्र के पन्ने उलटते समय हमीर रासों के पद और छंद मुझे मिले हैं। यह पंक्ति बहुत बार आती है। उसके पश्चात मैंने आपको कहा है कि रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने के लिए मैंने प्राय उक्त ग्रंथ से विवरण लिए हैं। यहाँ पर उक्त ग्रंथ कौन सा है, तो मिश्र बंधु विनोद। फिर शुक्ल जी ने किन 3 पुस्तकों से अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में मदद प्राप्त की, तो आपको मैंने बताया है हिंदी कोविद रत्नमाला,
जो है श्याम सुंदर दास जी की, कविता कौमुदी जो राम नरेश त्रिपाठी जी की है, ब्रज माधुरी सार जो वियोगी हरि जी की है। इसके अतिरिक्त कुछ ये भी एक पंक्ति आप याद कर सकते हैं, हालांकि अभी तक आई नहीं है परंतु आ सकती है। इन्होंने कहा कि पुस्तक नंबर 3 और 4 केवल नोटिस मात्र हैं। तो वो 3 और 4 कौन सी पुस्तकें हैं? तो वर्तमान और सम्मतसार, ये 2 ऐसी पुस्तकें हैं जो केवल नोटिस मात्र है। और एक उपदेशमाला और नेमई नाथ चौपई, इनके बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है कि यह केवल जैन साहित्यक है, जो जैन ज्ञान देने के लिए या धर्म संबंधी उनके जो तत्व निरूपण हैं उसके लिए है, जो कि साहित्य की कोटि में नहीं आती है। तो इस प्रकार से केवल आगे के 4 जो 2 या 3 पृष्ठ हैं जिन्हें हम अनावश्यक मानकर छोड़ देते हैं, उन्हीं से ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में आए गए हैं, लिए गए हैं। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि आरपीएससी अब अपना जो पैटर्न है दिन ब दिन बहुत ही कठिन कर रही है, दिन ब दिन बढ़ाती हुई जा रही है, इसीलिए हमें उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी। अब हम केवल नोट्स के माध्यम से हम परीक्षा पास कर सकें, ऐसा अब मुमकिन नहीं है, इसीलिए अब हम मूल पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं। आपका अगर इस प्रकार ही मुझे सहयोग मिलता रहा तो हम बहुत जल्द ही 2 या 3 महीने में इस पुस्तक को समाप्त कर देंगे और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं फिर उसके हम आगे से आगे उसे करते रहेंगे। धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक मोटिवेशन मुझे इसे आगे कार्य करने के लिए प्रेरणा देगा, सहयोग देगा। तो आप प्लीज़ अपना 1 सेकंड निकाल कर लाइक और शेयर ज़रूर करें।